हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल। आप सबका हमारे चैनल एलवी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है और मैं नीतू आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल क्लास 9 की हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 जो है उसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। लेसन नंबर 5 आधुनिक विषय में चरवाहे, जिसका भाग हमने एक पढ़ लिया है, जिसमें हमने भारत के चरवाहों के जीवन के बारे में जाना कि किस प्रकार से बदलती परिस्थितियों को उन्होंने अपने अनुसार बनाने का प्रयास किया और किस प्रकार औपनिवेशिक शासन ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। इसी प्रकार आज हम अफ्रीका के चरवाहा जीवन के बारे में जानेंगे। और ये अफ्रीका में जो चरवाहा समुदाय है, ये दुनिया के जितने भी चरवाहा समुदाय हैं उनकी आधी से ज्यादा आबादी यहाँ रहती है। आज भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जाने माने समुदाय हैं। अर्धखुश्क जो है घास के मैदान है, रेगिस्तान है, वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए खेती ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खेती वे लोग करते हैं। और चरवाहे जो है यहाँ के गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन, इसी को बेचकर वे अपना गुजारा करते हैं। कुछ चरवाहा समुदाय ऐसे भी हैं जो व्यापार और यातायात आदि के काम करते हैं और कुछ खेती भी करते हैं। ये हम देख सकते हैं कि एक ऐसी मसाई लैंड है, क्योंकि मसाई जो है वहां का सबसे फेमस चरवाहा समुदाय है। तो जो मसाइयों के अधीन जमीन है उसे मसाई लैंड कहा गया है, और जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ जो है दिखाई हमें दे रहे हैं, ये सारे किलिमंजारो पहाड़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक मैप, जिसमें हम अफ्रीका में विभिन्न चरवाहा समुदायों के बारे में देखेंगे। बर्बेर्स, बेदुइन्स, मूर्स, बेजा और सोमाली, ये तो फेमस है ही है, लेकिन जहां हम स्केयर बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर सबसे फेमस चरवाहा समुदाय मसाई लैंड है। और ये मसाई लैंड जो है पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है और कीनिया और तंजानिया दो जगहों को मेल मिलाकर ये बनाया गया है। उसके बाद है इन परिवर्तनों को चरवाहा समुदाय ने एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और वो खास समुदाय क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो किस प्रकार से इनके अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसके लिए हम एक समुदाय को उठाएंगे, वो है मसाई। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका में के निवासी हैं। हम मैप में भी देख सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका का यहाँ पर मैप में पोर्शन दिखा रखा है। और इसमें से लगभग 3 लाख तो दक्षिणी कीनिया में और 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। और नए कानून और बंदिशों ने इनके जीवन को न केवल बदल दिया, बल्कि जमीन भी उनसे छीन ली और उन पर अलग अलग पाबंदियों को थोप दिया। फिर उन चरागाहों का क्या हुआ, वो चरागाहें जो औपनिवेशिक शासकों ने छीन ली। सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटेन में पहले विश्व युद्ध के दौरान इस पर कब्जा कर लिया और इस इलाके को कहा जाता है जर्मन ईस्ट अफ्रीका। 1919 में तांगेनिका जो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और 1961 में उसे आजादी मिली। 1964 में जंजीबार के विलय के बाद इसका नाम जो था तंजानिया रख दिया गया। ये तंजानिया के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके चरागाह सिमटते जा रहे थे। उनके लैंड जो थी, मसाई लैंड थी, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतें वहां पर आती हैं, वे इसे बांटने लगती हैं। और 1885 के ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है, जिसमें वे मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कर लेते हैं। अब जब लैंड बट गई है, मसाई लैंड बट गई है, तो बेहतरीन चरागाहें जो थी वो गोरों के हिस्से में आने के बाद उन्होंने वहां पर खेती करना शुरू कर दिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के इलाके में समेट दिया। औपनिवेशिक शासकों से पहले मसाइयों के पास जितनी भी जमीन थी, 60% हिस्सा जो था अब अंग्रेजों के पास आ गया और सूखे इलाके में उन्हें कैद कर दिया गया, जहां ना अच्छी बारिश होती थी ना ही चरागाहें। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई जो थे वो अपने पड़ोसियों पर, किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे
अंग्रेज आ गए, स्थितियां बदल गई और वही जो मसाई दूसरों पर भारी पड़ते थे आज वो कमजोर पड़ने लगे। बहुत सारी चरागाहों को शिकार गाहों में बदल दिया गया। कीनिया में जो मसाई मारा और सांबरू नेशनल पार्क बना दिए गए, क्योंकि तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जो था वो शिकारगाह के रूप में सामने आया। इस प्रकार से अब ना तो वहां पर कोई इलाके में शिकार कर सकता था, ना ही अपने जानवरों को चरा सकता था। ऐसे में जो मसाई थे उनके लिए समस्याएं बहुत बड़ी हो गई। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का एरिया जो था वो 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था और अब उनके कब्जे से बाहर हो चुका था। उसके बाद है मसाई नाम माँ शब्द से निकला है। माँ और साई, माँ साई का अर्थ होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग थे जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित थे। परंतु ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण जो थे हालात बहुत गर्म और मतलब काफी तकलीफ देह हो चुके थे। उसके बाद है अफ्रीका के अन्य जगहों पर भी हमने देखा कि जो चरवाहा समुदाय हैं, चाहे वो बरबेस है चाहे सोमाली है, उन्हें भी इसी प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। अच्छी चारागाह और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से जो मसाई समुदाय है उसे छोटे से इलाके में रहना पड़ा और ये नतीजा ये निकला कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की कमी बनी रहती थी और मवेशियों का पेट भरना अब एक स्थायी समस्या बन गया था। उसके बाद है सरहदें बंद हो गई। अगर वो किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो वहां पर भी नहीं जा सकते थे। 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और जब वे चरागाहें सूख जाती थी तो किसी और जगह पर चले जाते थे। लेकिन औपनिवेशिक सरकार के आने की वजह से उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। अब उन्हें जिस इलाके में रख दिया गया उन्हें वहीं पर उन्हें रहना था। वो किसी दूसरे एरिया में आरक्षित इलाके में नहीं जा आ सकते थे। अगर जाना भी होता था विशेष परमिट लेकर ही वे बाहर जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना कोई आसान कार्य नहीं था। उसके लिए भी बहुत सारी बाधाएं जो थी उनका सामना करना पड़ता था। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। अंग्रेज अफसर जो थे वो उन्हें बहुत खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे, इसलिए उनसे कम से कम ही संबंध रखते थे। आखिर में खानों में माल निकालने, सड़कें बनाने, शहर बसाने के लिए गोरों ने इन कालों के श्रम का ही भरोसा था। नई सरहदों में चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल गई। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके कारण वे खुद को अलग सा महसूस करने लगे। फिर है जब चरागाहें सूख जाती थी। मान लीजिए जिस चरागाहों में वे रह रहे हैं वही सूख गई हैं, बाहर वे जा नहीं सकते, इलाका छोटा सा है, तो ऐसे में समस्याएं जो थी वो चरवाहा समुदाय के लिए क्या थी। जिस साल बारिश ना होती, चरागाहें सूख जाती, अगर उस साल मवेशियों को हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो भूखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते थे और यहाँ से वहां जाते ही रहते थे और इसी वजह से उन्हें बुरे वक्त का सामना कर पाते थे और संकट से बच निकलते थे। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई तो मसाइयों को एक निश्चित इलाका दे दिया गया, उसी में कैद कर दिया गया और ये आरक्षित कर दिया गया और कह दिया कि इधर उधर नहीं जाएंगे। अब उनका इलाका खुद का भी छोटा कर दिया गया, सरहदें बंद कर दी गई, बाहर जाने आने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से सूखे की आशंका बनी रहती थी और जानवर जो थे वो भूखमरी का शिकार हो रहे थे। इसीलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे और 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें और 1,71,000 गधे थे, जो कि 1933 और 34 मात्र 3-4 सालों में 2 साल के सूखे के बाद आधे से ज्यादा जानवर थे मर चुके थे। और ये कोई छोटी या आम बात नहीं थी। जैसे जैसे चरने की जगहें सिकुड़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन इसका सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी बदलाव जो थे सभी चरवाहों के लिए एक जैसे नहीं थे। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 भागों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था और योद्धा जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था। वरिष्ठ जन जो थे शासन चलाते थे
और समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे। फैसले लेने का अधिकार भी उनके पास था। योद्धा जो थे नौजवान थे, लड़ाई लड़ने, कबीलों की हिफाजत करने का काम करते थे, समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों की मवेशियां भी छीन लेते थे। जानवर ही संपत्ति थी और हमला करके एक दूसरे के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। इसी से किसी चरवाहा समुदाय की ताकत जो थी तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समुदाय के मवेशियों को छीनकर युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे, क्योंकि अपने एल्डर्स का, अपने बड़ों का वे सम्मान करते थे। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसे फैसले लिए कि आने वाले सालों में उनके असर बहुत गहरे पड़ने लगे। अब मसाइयों में जो एल्डर्स थे वो फैसले तय करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, मसाई उपसमूह में अपने मुखिया तय कर दिए और उनको सारे मामलों की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर उसके बाद हमला करना, लड़ाइयां करने पर पाबंदी लगा दी। इस प्रकार से वरिष्ठ जन और योद्धा दोनों की ताकतें जो थी कमजोर होने लगी। जैसे जैसे समय बीता, मुखिया जो अंग्रेजों के द्वारा तय किए गए थे वो माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी, जानवर, साजो सामान, जमीन वो खरीद सकते थे, अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसे भी दे सकते थे और बाद में वे शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में रहकर जानवरों की देखभाल करने लगे। वे चरवाहे सिर्फ अपने, लेकिन जो चरवाहे थे, असलियत असलियत के चरवाहे थे, वे जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे। उनकी हालत अलग थी। उन्हें अब बुरे वक्त का सामना करना पड़ रहा था। युद्ध और अकाल में सब कुछ खत्म हो जाता था। काम की तलाश में शहरों में जाना पड़ता, जहां वे कच्चा कोयला जलाने जैसा काम करते थे, जिससे उनकी सेहत भी खराब हो जाती थी। इस प्रकार जो समाज पर असर क्या पड़ा, एक तो वरिष्ठ जन और योद्धाओं की ताकतें कम हो गई, दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय में अलग अलग तरीके से असर पड़े कानूनों के और औपनिवेशिक सरकार के। जैसे जैसे चरागाहें खत्म होती चली गई, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम हो गया और जो बची थी उनका अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से वे भी बेकार हो गए। इसीलिए जो जानवर थे वो दम तोड़ने लगे, धीरे धीरे जानवरों की संख्या भी कम हो गई। कुछ लोगों ने तो अपने आप को नए रास्ते में ढाल लिया, आवाजाही का कार्य, व्यापार का कार्य, ये सब करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना अवशेष, अपने अपने अस्तित्व को बचा के रख सकें। लेकिन कुछ चरवाहे जो थे वो अपने आप को नई दुनिया में ढाल नहीं सके और उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से हमारा ये पाठ जो है, ये हमें ये इस बात का एहसास दिलाता है कि चरवाहे भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बेहद संघर्ष करके औपनिवेशिक ताकतों का सामना करके ये आज हमारे समाज का हिस्सा बने हैं। इसके बाद हम अब इसी को रिवाइज करेंगे अपनी पीपीटी के जरिए। आज हम जो हमने अब तक अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है, अब उसे हम पीपीटी की नजर से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। वैसे हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब पीपीटी में हम इसको जब रिवाइज करेंगे तो सारे नोट्स के साथ हमने इसे बनाया है और ये आपके लिए आसान भी होगा और सारा कुछ समझ लिया जाएगा। देखिए, दुनिया के आधे से ज्यादा चरवाहे कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में। लगभग 2.25 करोड़ संख्या है इनकी। मुख्य समुदाय मसाई, बेदुइन्स, बर्बेर्स, तुर्काना, सोमाली, बोरान। मुख्य रूप से गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं। दूध, मांस, पशुओं की खाद, ऊन के लिए पशु पालते हैं। कुछ व्यापार, यातायात और खेती भी करते हैं। मसाई चरवाहे मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं और 3 लाख लोग दक्षिणी कीनिया और 1.5 लाख लोग जो है तंजानिया में रहते हैं। नए कानूनों की वजह से वहां के चरवाहों का जीवन जो है तहस नहस हो गया। उसके बाद हम मुख्य समुदायों की बात करते हैं। सबसे पहले है मसाई, बेदुइन्स, बर्बेर्स, तुर्काना, सोमाली, बोरान। ये मैप है। मैप में उत्तरी ये जो अफ्रीका है इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से समुदाय रहते हैं और मुख्य रूप से जो मेन समुदाय है जिस पर हम अपने रीडिंग भी करने वाले हैं वो है मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका में है। उसके बाद है चरागाहों का क्या हुआ। जैसे जैसे औपनिवेशिक ताकतें आती हैं वो चरागाहों के से ही बदल देती हैं।
अफ्रीका में जब उपनिवेशवाद आया तो सबसे पहले मसाई इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया में फैला हुआ था। 1885 में ब्रिटेन और जर्मनी ने इसको आपस में बांट लिया। गोरों को बसाने के लिए, मतलब अंग्रेजों को खुद को बसाने के लिए इन चरागाहों पर कब्जा कर लिया। और जो उत्तरी कीनिया था, तंजानिया था, अब उसे बदल दिया, मसाइयों को दे दिया दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया, और वो भी एक छोटा सा इलाके के रूप में। मसाइयों की जितनी भी जमीन थी 60% पर औपनिवेशिक ताकतों ने अपना कब्जा कर लिया। और इसके अलावा औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, चरागाहों को खेतों में बदल दिया ताकि खेती का प्रसार किया जा सके। बाकी जो बची उसे शिकारगाहों में बदल दिया। कीनिया में मारा और सांबरू नेशनल पार्क बना दिए और तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चरवाहों को अब अपने एक स्थान पर रहना पड़ गया, वो भी एक बहुत लिमिटेड सी जगह पर रहना पड़ गया। और उसके बाद जब उसका खेती के लिए प्रसार होने लगा तो जगह फिर से कम रह गई। जो जगह बची थी उसमें भी सरकार ने उठाकर क्या किया, शिकारगाह या नेशनल पार्क स्थापित कर दिए। उसके बाद है सरहदें बंद हो गई। अब एक ही तरीका बचा था चरवाहों के पास कि वो दूसरी जगह पर चले जाएं, लेकिन यहाँ भी समस्याएं खत्म नहीं हुई। अफ्रीकी चलवासी समुदाय जो थे वो अक्सर चले जाया करते थे किसी दूसरे स्थान पर चरागाहों की तलाश में, लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए कि अब आप अपने ही इलाके में रहोगे, आप अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाओगे। तो क्या कहा कि एक निश्चित सीमा क्षेत्र पर रहना होगा, परमिट के बिना वे पशुओं को नहीं चरा सकते, गोरो लोगों के बाजार में प्रवेश नहीं कर सकते और उन्हें किसी भी प्रकार के व्यापार करने की भी मनाही थी। जिस वजह से क्या हुआ कि अब जो चरवाहा समुदाय थे उनका जीवन यापन करना और भी मुश्किल हो गया और इसके अलावा वे यूरोपीय शासकों की घृणा के पात्र भी बन गए। अब जब चरागाहें सूख जाती हैं, जब थोड़ी सी चरागाहें जो थी उनमें ही रहना था, देखिए पहले क्या था, उनकी चरागाहें कम कर दी, समेट दी। दूसरा, उन्हें बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। तीसरा, अब जिस चरागाह में जिस छोटे से एरिया में रह रहे हैं वो भी सूख गया। जब एक किसी साल बारिश ना होती तो चरागाहें सूख जाती। परंपरागत चरवाहे घुमंतु स्वभाव के होने के कारण दूसरे स्थान पर जा सकते थे, परंतु औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें उसी छोटे से इलाके में कैद कर दिया और उनकी चरागाहों की तलाश पर पाबंदी लगा दी। सूखा पड़ने के कारण, क्योंकि वो छोटा सा इलाका है, उसका घास सूख चुका है, बारिश हुई नहीं है, तो 1930 में जो कीनियाई मसाई थे उनके पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें, 1,71,000 गधे थे, जो कि 33-34 में घट के मात्र आधे से भी कम रह जाते हैं। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक शासन के दौरान अफ्रीका के शेष स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी जो परिवर्तन थे वो जैसे नहीं थे। जब औपनिवेशिक शासन नहीं था तब क्या था, मसाई समाज में दो वर्ग थे, एक था वरिष्ठ जन, एक था योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाता था, समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करता था, जबकि योद्धा जो थे लड़ाई लड़ने और अपने कबीलों की रक्षा जैसे कार्य करते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यहाँ भी सब कुछ बदल दिया। क्या बदल दिया, एक तो मसाई उपवर्गों में अपने मुखिया नियुक्त कर दिए और योद्धा वर्ग को कह दिया कि तुमने किसी दूसरे इलाके पर ना धावा बोलना है, न लड़ाइयां करनी है। सरकार द्वारा नियुक्त मुखिया जो है धीरे धीरे धन इकट्ठा करने लगे, अमीर हो गए, गांव में छोड़कर शहरों में चले गए। उनकी पत्नियां और बच्चे गांव में पशु पालने लगे और जो निर्धन समुदाय चरवाहे थे वो अकाल के समय अपने पशु धन सब गंवा बैठे और उनका जीवन यापन जो था मुश्किल हो गया। इस प्रकार से पहले सारा चरवाहा समुदाय एक जैसा होता था, ये सारे गरीब, ये सारे अमीर, लेकिन अब क्या हुआ, ये भी दो भागों में बट गया, एक धनी वर्ग और एक निर्धन वर्ग। और आयु के आधार पर विभाजित जो समाज था जिसमें वरिष्ठ जन थे, योद्धा वर्ग थे, वो अपना महत्व खो बैठे। इस प्रकार से हम इस लेसन में देखते हैं कि औपनिवेशिक सरकारों ने हर प्रकार से कोशिश की है कि चरवाहा समुदाय को एक हाशिए पर ला दिया जाए, उनकी चरागाहें छीन ली जाए, या तो वे उस जगह पर सिमट के रह जाएं या अपने आप को एडजस्ट करें या मर खप जाएं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये लेसन हमें एक बहुत अच्छी सीख देकर जाता है। इसी प्रकार से अब हम अगली वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और साथ में ही एक एमसीक्यू क्विज करेंगे और सबका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।
अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, बढ़ते रहिए आगे, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।